हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 16 नवंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू बिलीव ये वीडियोस आपको किसी भी तरह से हेल्प कर रही हैं, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट बाय कमेंटिंग बिलो, लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल इफ यू हैवंट डन दैट। और अगर आपने मेरी अगस्त और सितंबर की पॉलिटी और इकोनॉमी की वीडियोस नहीं देखी हैं विजन आईएएस की, तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप एक बार खुद कंटेंट पढ़ेंगे और उसको वीडियो की एक्सप्लेनेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि किस तरह की क्लैरिटी ये वीडियोस आपको प्रोवाइड करती हैं। इफ यू फाइंड देम यूजफुल, ऑफ कोर्स यू कैन स्टिक टू देम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो का जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। पीएम कॉल्स फॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कोविड, यूक्रेन, क्लाइमेट हैव कॉज्ड हेवॉक। अब देखिए मैं आपको किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चंस सेट करती है जीएस के पेपर्स की, वो बताती हूँ। मिस्टर मोदी यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इस तरह की जो कॉल्स देते हैं ग्लोबल कम्युनिटी को, वो एक क्वेश्चन बन जाता है, ना ही सिर्फ मेंस में बल्कि प्रीलिम्स में भी। जैसे गुची मशरूम्स के बारे में हमने देखा था। सो वी हैव एक्चुअली फाउंड आवर प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग अबाउट गुची मशरूम्स एंड हेंस वी गॉट अ क्वेश्चन ऑन दैट। सो तो ये तो खैर बहुत ही सीरियस इशू है और ये एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपको पता है जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका एक सिंगल पार्ट नहीं होता, उसमें कम से कम 2 से 3 पार्ट्स होते हैं। तो वैसे ही ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमें देखने के लिए मिलेगा या हमें प्रिपेयर करना चाहिए पोस्ट कोविड, पोस्ट यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड पोस्ट क्लाइमेट चेंज। तो आपको तीनों के बारे में सेपरेटली लिखना है, कुछ कुछ 3-4 पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये तो मिस्टर मोदी की जो स्पीचेस होंगे उसके बारे में बात करेगा, लेकिन हमें अगर कुछ आ जाए तो एक दो अगर मैं अपना एनालिसिस आपको दूं तो आप क्या लिखेंगे। अगर पोस्ट क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ऑफ कोर्स आप बहुत सारी इंडिया द्वारा इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं, आप लिख सकते हैं। जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर बनाने वाले हैं हम 2023 का, वो लिखिए। किस तरह से COP27 पे एक सस्टेनेबल आप कह सकते हैं कैपिटलिज्म की बात। क्यों? क्योंकि डेवलप कीजिए बस सस्टेनेबल मैनर में, डेवलप कीजिए पर ट्रांजिशन करते हुए रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ, ठीक है। तो ये पोस्ट क्लाइमेट चेंज हो गया। बहुत सारे आप इसमें इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, जो हमारी लॉन्ग टर्म विजन है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इस तरह का। और वर्ल्ड ऑर्डर में भी यूनाइटेड नेशंस की जो मिशन है वो 2-4 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम पोस्ट यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए पोस्ट यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में आप क्या लिखेंगे। कि फूड सिक्योरिटी आप देखेंगे, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी, ओवर डिपेंडेंस किसी पे नहीं होनी चाहिए किसी कंट्री की, डाइवर्सिफिकेशन होने चाहिए सारे रिलेशंस के, है ना, इस तरह की चीज। और कैसे न्यूक्लियर थ्रेट जो है और ह्यूमन राइट्स का जो इशू है और प्रेवलेंट हो जाएगा इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में, इस तरह की कुछ कुछ चीजों को यू टच अपॉन देम। अगर हम पोस्ट कोविड की बात करें तो आप डेफिनेटली लिखेंगे सप्लाई चेन्स के बारे में, ठीक है। क्यों? सप्लाई चेन्स रेजिलियंस इनिशिएटिव जो है बेसिकली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच में, आप उसके बारे में लिखिए। और you would of course mention a lot more points like that। कैसे हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, टेक्नोलॉजी, वैक्सीन, इस तरह का कुछ कुछ आप लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या एक्चुअल में क्या एड्रेस दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन ट्यूसडे, उन्होंने कहा है कि कोविड पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इन सब ने दे हैव टुगेदर कॉज्ड हेवॉक ऑन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स। क्योंकि इन्होंने जो सप्लाई चेन्स हैं उनको कंप्लीटली रूइन कर दिया है। क्योंकि ऑब्वियसली देखिए, अगर हम सपोज कीजिए जो ग्रेन्स हैं, जैसे कि मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ कि इजिप्ट जैसी कंट्रीज जो हैं, अफ्रीकन कंट्रीज मेनली, वो अपना वीट का 60 से 70% इंपोर्ट करती हैं यूक्रेन और रशिया से। तो अब जब आप ब्लैक सी से ग्रेन्स जाने ही नहीं दे रहे, आपने फिर दोबारा सस्पेंड कर दी वो ग्रेन डील जो टर्की और यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर मीडिएट की थी। तो ऑब्वियसली वो अपना वीट कहाँ से लेंगे? आप समझने की कोशिश कीजिए, सप्लाई चेन यहाँ पे डिसरप्ट हो गई, वो भी फूड की, विच इज द बेयर मिनिमम। ओके, तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए। क्राइसिस ऑफ एसेंशियल, ऑफ कोर्स अगर हम बात करें कोविड पैंडेमिक के टाइम पे एसेंशियल क्या था? जो एपीआईज हम चाइना से सारी कंट्रीज लेती थी, ठीक है। तो वो जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहां पे बंद हो गई कोविड पैंडेमिक के टाइम पे, सारी सप्लाई चेन तब डिसरप्ट हो गई, है ना। तो इस तरह की चीजें, एडिंग दैट द पुअर फेस
ऑब्वियसली देखिए, यही अब हमारा G20 की जो हम प्रेसिडेंसी लेने वाले हैं, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ग्लोबल साउथ का ही रहेगा. ऑफ कोर्स वी रिप्रेजेंट देम, वी आर द वॉइस ऑफ देम. ओके, तो हमें ये चीज पता है कि ठीक है, अफेक्ट सब होते हैं, पर जो पुअर हैं उनको डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर. तो वही मिस्टर मोदी ने बोली है ये बात. ये कहाँ बोला है? ही वॉज एड्रेसिंग द G20 समिट इन बाली. बाली जो आपको पता है इंडोनेशिया की कैपिटल है. और उन्होंने बोला है कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को अडॉप्ट करना चाहिए फॉर द पोस्ट कोविड पीरियड. ये चीज़ हम बहुत बार देख चुके हैं, हम एंडलेस एडिटोरियल इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे जो कोविड पैंडेमिक है, और ये चीज़ मैंने आपको कही थी, सिर्फ कोविड पैंडेमिक ही नहीं, यूक्रेन वॉर भी एक वाटरशेड मोमेंट है. क्यों? क्योंकि इससे पहले का एक संसार हुआ करता था और उसके बाद का एक संसार है, कंप्लीटली बाइफिकेट कर देता है दो टाइम पीरियड्स में हमारे, आप कह सकते हैं वर्ल्ड को, हमारी अर्थ को. तो हमें इस तरह से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात करनी पड़ेगी. देयर हैज टू बी अ डिस्कशन ऑन दैट, और वही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सेट किया है. Okay, speaking at this session on food and energy security, of course, food and energy security तो सबसे बड़ा मुद्दा है. ठीक है, यूक्रेन की वॉर की वजह से सबसे ज्यादा हिट यही हो रहा है. तो उन्होंने बोला है कि प्लीज आप सीज फायर और डिप्लोमेसी के पाथ को अपनाइए और रिजॉल्व कीजिए इस कॉन्फ्लिक्ट को. और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्होंने बोला है कि हम अपोज करते हैं हर रेस्ट्रिक्शन को जो एनर्जी सप्लाई पे लगाई जाती है. तो इसमें हमने क्या किया, जो वेस्ट बार बार हमें कहती रहती है कि आप तेल मत खरीदिए डिस्काउंटेड रेट्स पे, G7 कैप लगाएंगे, इस तरह की बातें है ना रशिया से. तो इन्होंने बोला देखिए, एनर्जी सिक्योरिटी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब है अगर कोई सप्लाई दे रहा है, चाहे वो रशिया से क्यों ना हो, तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए. ठीक है, डू यू गेट दैट? तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ शार्प आवर डिप्लोमेसी हैज गॉटन, है ना, कि हमें वी एक्चुअली नो कि कैसे हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रिजर्व करना है. ठीक है, तो हम ये नहीं, हमने रशिया को कंडेम ही नहीं किया अभी तक ओपनली, लेकिन हम इनडायरेक्टली भी उनको ये चीज बोल चुके हैं दैट दिस एरा इज नॉट अ वॉर. पर जब मिस्टर एस जयशंकर से ये बात पूछी गई कि आप किसकी साइड पे हैं, वॉर में आप किसकी साइड पे हैं, तो उन्होंने साफ बोला यूनाइटेड नेशंस चार्टर की साइड पे हैं, जिससे लोगों को ये लगा कि शायद इसका मतलब ये है कि वो रशिया के अगेंस्ट हैं. फिर उन्होंने बोला कि हम फूड सिक्योरिटी की साइड पे हैं, या फिर हमने बोला कि हम एनर्जी सिक्योरिटी की साइड पे और हम पुअर की साइड पे. लेकिन हमने ये डिपिक्ट कर दिया कि देखिए, रशिया पे भी तो यूनिलैटरल सैंक्शंस जो लग रहे हैं उनके सप्लाई पे, स्विफ्ट में से निकाल दे रहे हैं, या बहुत सारी तरह की जो यूरोप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूसरी कंट्रीज पे थोपना, हमारी जैसी कि यूरोप को दिक्कत है तो आज हम भी उनसे तेल लेना बंद करें. दिस इज नॉट जस्टिफाइड. तो ये है बेसिकली फॉरेन पॉलिसी इंडिया की करंट. He also warned that the current fertilizer shortage, अब देखिए फर्टिलाइजर शॉर्टेज, मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ, इस बार एग्रीकल्चर पे जो क्वेश्चन होगा बहुत हद तक हम देखिए, फूड ग्रेन्स तो इंपॉर्टेंट है ही, उस पर हम देखते ही हैं, जो भी मिलेट्स पे आ सकता है, कैसे क्लाइमेट चेंज के लिए एग्रीकल्चर को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन हो सकता है, पर फॉडर क्राइसिस जैसे हमने देखा सबसे बड़ा जो इंडिया में चल रहा है, जिसके लिए 100 FPOs डिनोट किए गए हैं कि आप कंप्लीटली फॉडर पे ध्यान देंगे, है ना, ये हम पॉलिसी देख चुके हैं. और साथ ही में फर्टिलाइजर शॉर्टेज, तो इस पे भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए एग्रीकल्चर के सेक्शन में. ठीक है, एंड एम्फेसाइज द नीड टू मेंटेन अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन फॉर बोथ मैन्योर एंड फूड ग्रेन्स. तो इसका एक फॉलो अप है पेज नंबर 6 पे, जस्ट मूव ऑन टू दैट, क्योंकि वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है जो मुझे आपको समझानी है. ओके, तो इन्होंने कहा है कि हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए. देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस तरह का जो क्रिटिसिज्म मिस्टर मोदी की तरफ से आना, हमारे इंडिया के हेड की तरफ से आना कि यूनाइटेड नेशंस जो है, जो यूनाइटेड नेशंस टू बी वेरी फ्रैंक हैज़ बीन अनसक्सेसफुल. इस तरह के इश्यूज जो हमने 3 अभी डिस्कस किए, उसमें यूनाइटेड नेशंस कम्प्लीटली फेल हो गया. अनसक्सेसफुल क्या, ना ये पीस इंश्योर कर पाए आज तक, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट पावर राइवलरी चलती रहती है, कोई आता है तो दूसरा वीटो कर देता है, वेस्ट अपना लगा हुआ है, रशिया चाइना अपना लगे रहते हैं. तो यूनाइटेड नेशंस तो कंप्लीटली आप कह सकते हैं एक बैरन कॉन्सेप्ट बन चुका है आज के टाइम में, क्योंकि ये तीनों चीजों से डील नहीं कर पाया. WHO प्रिवेंट कर पाया, नहीं कर पाया कोविड पैंडेमिक को, क्योंकि वो चाइना का टिल्ट दिखा हमें WHO में. ठीक है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में क्या पीसफुल हो पाया, कुछ नहीं हो पाया अभी तक, क्योंकि वहां पे रशिया की वीटो है, या फिर बाकी भी यूनिलैटरल सैंक्शंस लग रही हैं जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी. ठीक है, तो बाकी जो भी चीजें हमने देखी हैं, अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें, क्लाइमेट चेंज से भी ऑफकोर्स खुद की जो कंट्रीज है, क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, वेस्ट से आप कितना इंश्योर कर पाए हैं, नहीं कर पा पाए. UNFCCC का जो कोपनहेगन में इन्होंने बोला था $100 बिलियन पर साल का हम देंगे, दिया नहीं दिया. 2009 का किया हुआ है ये कमिटमेंट, तो इसीलिए इट हैज बीन अनसक्सेसफुल.
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि कैसे हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि एक परमानेंट सीट को डिजर्व करते हैं, ये हम काफी सालों से पिच कर रहे हैं। साथ ही में हम ये चाहते हैं कि उसमें रिफॉर्म्स हो। ये वीटो पावर किसने बना दिया? 5 लोगों को महान किसने बना दिया? आप बेसिकली यही मेंटालिटी है ना कि बाकी इतनी समझदार देश नहीं है, तो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जो डिसीजंस होंगे वो ये 5 स्टेट्स लेंगी। यही है ना इसकी सोच। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? तो इसलिए रिफॉर्म बहुत जरूरी है। ये चीज आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। और इंडिया कोई भी मौका नहीं छोड़ता ये बताने का। देखिए G20 है, एक और मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, तो हम इसको यूज करेंगे। ओके, यूएन इज अनसक्सेसफुल एनीवेज। हम ये नैरेटिव सबके दिमाग में डाल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस अनसक्सेसफुल है, तो हम G20 जैसे प्लेटफॉर्म्स को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाएंगे, क्योंकि ये रेलेवेंट रहे। हम कोशिश करेंगे ये हर तरह की दिक्कतों के लिए रेलेवेंट रहे ये ग्रुप। तो आप देख सकते हैं इंडिया की लीडरशिप G20 पे। हम ऐसा नैरेटिव, जब आप कुछ चीज बोल देते हो ना, तो वो सबके दिमागों में एक बार फिट हो गई। हर कंट्री, हर ग्लोबल साउथ की कंट्री वो समझेगी नहीं, यूनाइटेड नेशंस इज लाइक गॉटन अ गार्बेज। एटलीस्ट इस तरह के इंपॉर्टेंट मैटर्स पे, तो जहाँ पे सिर्फ आके हर बार आप स्टेटमेंट दे देते हो और उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब देखिए इट इज एक्चुअली इंडियाज टाइम। ओके, अब देखिए जैसे इन्होंने यही कहा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, ऑफ कोर्स उसने भी बहुत सारा डिस्ट्रप्शन की थी पूरे संसार में। तो उसके बाद लोगों ने पीस की तरफ बढ़ने की कोशिश की, ऑफ कोर्स। तो वही अब हमारी टर्न है। उस टाइम के जब लीडर्स ने ये पीस को चुना, तो अब हम आज के लीडर्स हैं और हमें पीस को चुनना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, टुडेज फर्टिलाइजर शॉर्टेज इज टुमारोज फूड क्राइसिस फॉर विच द वर्ल्ड विल नॉट हैव अ सोल्यूशन। ऑफ कोर्स आज आपके पास खाद नहीं है क्रॉप्स को उगाने के लिए। ठीक है, अभी तो जो उगी हुई है तो चलो ठीक है, आप उसको एक फूड क्रॉप सप्लाई करवा देंगे, लेकिन कल जब आप उगा ही नहीं पाएंगे फूड क्रॉप्स, तो कल फूड क्राइसिस नहीं हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इन इंडिया ही सेड फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी वी आर प्रमोटिंग। और इंडिया में देखिए नेचुरल फार्मिंग, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कैसे त्रिपुरा में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट नेचुरल फार्मिंग, जीरो केमिकल फार्मिंग की तरफ आप देख रहे हैं कि टर्न हो चुके हैं। पॉपुलराइजिंग न्यूट्रिशियस एंड ट्रेडिशनल फूड ग्रेन्स लाइक मिलेट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिलेट्स बेसिकली ग्लोबल माल न्यूट्रिशन का भी सोल्यूशन है, हंगर का भी सोल्यूशन है, क्योंकि इतना फाइबरस है, इतने सारे न्यूट्रिशंस हैं उसके अंदर। और साथ ही साथ में ऑफ कोर्स एनीमिया को भी डील करने में हेल्प करता है। और साथ ही में क्लाइमेट रेजिलिएंट भी है। ठीक है, क्योंकि कम पानी मांगता है। और साथ ही में आपको पता है ये चीज़ कि हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट करेंगे अगले साल। तो अब देखिए ये इंडिया की देन है वर्ल्ड को। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अब इंडिया लीड कर रही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एक है। दूसरा आपको पता होगा कि इंटरनेशनल योगा डे हम बनाते हैं दूसरा। और लाइफ, अगर आपको इनिशिएटिव पता है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जो अभी एनवायरमेंट डे पे मिस्टर मोदी ने पिच किया था, फिर हमने उसको ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया। तीसरा हो गया ये। बहुत सारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस। चौथा, अगर हम क्लाइमेट में बात करें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लाइमेट जो डिजास्टर रेजिलियंस इनिशिएटिव है वो, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इनिशिएटिव, CDRI। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें आप रखिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है जो बहुत सारे फैक्टर्स को इनकम्पास करे। तो आपको हर तरह का एग्जाम्पल, हर तरह का लिखना आना चाहिए पॉइंट। Modi and Xi meet in Bali first time in public view since Ladakh standoff. Now this is very important. हम इसको एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि वी नेवर नो। अब देखिए इनके साथ बायलेटरल समिट तो होगी कि नहीं होगी, ये बात की बात। ऑफिशियली तो कुछ इसको डिक्लेयर नहीं किया गया है, पर ड्यूरिंग द डिनर टाइम, मतलब जब डिनर हो गया, कंप्लीट हो गया, तो फिर जैसे ही मिस्टर मोदी उठे अपना डिनर कंप्लीट करके, तो पीछे मुड़े और मिस्टर शी जो हैं उनके दोनों ने दे शुक हैंड्स विद ईच अदर। और ये पहली मीटिंग है पब्लिक व्यू में एटलीस्ट जब से हमारा गलवान क्लैश हुआ है। सो इट्स ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ऑफ कोर्स वाइल देयर वाज नो, अब कोई रेड आउट तो नहीं आया दोनों साइड से, ना चाइना ना इंडिया के क्या बातचीत हुई, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर अगर हम देखें कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं दैट प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हु वर बोथ अटेंडिंग द G20 डिनर होस्टेड बाय द इंडोनेशियन प्रेसिडेंट exchanged courtesies at the conclusion of the dinner. Hello, hi, how are you, है ना, खाना अच्छा लगा तो खैर इंडोनेशियन प्रेसिडेंट पूछेंगे, मैं जस्ट कर्टेसीज एक्सचेंज करना। आई होप यू गेट माई पॉइंट, राइट। वो तो खैर कोई भी कर लेगा। लेट्स सी इफ समथिंग सब्सटैंशियल कम्स आउट ऑफ इट। अब साथ ही में हम ये देख लेते हैं कि किस किस से बेसिकली मिलने वाले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो अगर आप देखेंगे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन, जर्मन चांसलर ओलफ शोल्ट्स, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट विडोडो,
ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज एंड लीडर्स फ्रॉम सिंगापुर, स्पेन एंड इटली। तो ये बायलेटरल मीटिंग्स बेसिकली वेंसडे यानी कि आज हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें सब सपोर्ट करेंगे हमारी प्रेसिडेंसी के लिए, और कुछ ना कुछ उनके देश और हमारे देश में जो कॉमन है हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, the draft statement echoes PM's "not time for war" remark to Putin report. Now this is very crucial. I think this is very interesting as well. यही चीज फिर दिखाते हैं कि क्या इंडिया की डिप्लोमेसी कैसे सेंटर स्टेज पे है पूरी कंट्री के हर ग्लोबल इवेंट की। ठीक है, तो आपको पता ही है किस तरह का अप्रिसिएशन हमारे जो समरकंड समिट हुआ बेसिकली उज्बेकिस्तान में SCO का, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को ये बोला जाना कि दिस एरा इज नॉट ऑफ वॉर, किस तरह का हमने तो बस इतनी सी बात बोल दी उतने में खुश हो गए। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थी, जो बाइडन, बाकी इमैनुअल मैक्रन, बार बार हर जगह मिस्टर मोदी वाज राइट, मिस्टर मोदी वाज राइट, एवरीबडी वाज सेइंग दैट राइट। तो वही देखिए वो इट बिकेम सो इम्पोर्टेंट कि अब जो ड्राफ्ट ये लोग साइन करने वाले हैं, जो कम्युनिक है बेसिकली अभी ड्राफ्ट में लिखा है, जो फाइनल कम्युनिक होने वाला है, फाइनल डेक्लेरेशन जो होती है, एक इन्फॉर्मेशन होती है कि अच्छा G20 के सारे लीडर्स ने मिल के किस चीज पे कंसेंसस किया या किस चीज पे दे हैव जीरोड डाउन, क्या सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। तो उसका ड्राफ्ट अगर हम देखें, okay, so they gathered in Bali for the summit. The language of the draft statement of the G20 communique echoes Prime Minister Narendra Modi's words to Russian President Vladimir Putin in September that now is not the time for war. ओके तो ये चीज पता चली। अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें कि यहाँ पे और क्या है, नथिंग मच इनटू इट, वैसे तो बस ये कहेगा द कम्युनिक वॉज अग्रीड बाय कंट्री डेलीगेट्स ऑन मंडे नाइट आफ्टर डेज ऑफ रैंगलिंग बिटवीन वेस्टर्न ऑफिशियल्स एंड दोज फ्रॉम रशिया एंड चाइना। तो रशिया और चाइना ने ऑफ कोर्स अपोज किया होगा क्योंकि वो भी G20 के पार है ही। अभी हमने शी के साथ मुलाकात देखी तो लेकिन ऑफ कोर्स हमने जैसे कल एक एडिटोरियल में देखा था कि रशियन प्रेसिडेंट जो है अभी एशिया या बाकी समिट के किसी भी पार्ट नहीं बन रहे, बिकॉज ऑफ कोर्स उनका जो मिस कैलकुलेशन वॉर के एस्पेक्ट में हुआ है, जो बैटल फील्ड को लेके ही स्ट्रगलिंग टू सेव स्किन फॉर दैट। तो अब वो तो नहीं है, बट इट विल बी फॉर्मल। अब जैसे ये दिस एरा इज नॉट ऑफ वॉर, ये तो फिर यूक्रेन के लिए भी जाता है ना, तो ये तो थोड़ा आप देख रहे हैं मेलो डाउन हो गया। तो इसीलिए अब फाइनली ये G20 लीडर्स जो हैं वेंसडे को ये बेसिकली जो सेकेंड डे है समिट का उसको आई थिंक ये अडॉप्ट करेंगे। ओके तो हम दूसरा आर्टिकल देख लेते हैं। Data protection bill revised, penalty up to ₹200 crore if firms don't have safeguards. Now this is very crucial क्योंकि हम expect कर रहे हैं कि अब बहुत जल्दी ही विंटर सेशन में अडॉप्ट कर लिया जाएगा, जिसको बेसिकली विड्रॉ कर लिया गया था डेटा प्रोटेक्शन बिल को, आपको याद होगा, क्योंकि उसमें इतनी सारी अमेंडमेंट्स प्रपोज कर दी थी जॉइंट कमेटी ने कि वो एक नया लॉ ही बनाना पड़ता उसके लिए, और फिर इतनी सारी चीजें इवॉल्व हो गई। देखिए 2017 से ये चला आ रहा है इसका ड्राफ्ट, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वैसे कि आप वो 2017 का जो ड्राफ्ट था ना, जो कमेटी ने बनाया था, ठीक है, तो आप उसको पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे हैं कि कंटेम्प्रेरी आते हैं ना कि करंट और कंटेम्प्रेरी में डिफरेंस ये है कि कंटेम्प्रेरी 3-4 साल को अपने कॉन्सेप्ट में लेके आता है या फिर अपनी डेफिनेशन में लेके आता है। तो कंटेम्प्रेरी चीजें इंपॉर्टेंट है कि 2017 में अच्छा क्या था, क्या रिकमेंडेशंस थी, और इस वाला अगर ये अडॉप्ट हो जाता है तो ये वाला बिल या फिर ये वाला जो एक्ट बनेगा वो कैसे डिफरेंट है उन रिकमेंडेशंस से। इन तरह की चीजें आपको प्रिपेयर करने के लिए आई वुड रेकमेंड। ठीक है, तो हम देखते हैं कंपनी डीलिंग अब क्या क्या बेसिकली रिवाइज्ड बिल, जो कुछ इन्फॉर्मेशन इंडियन एक्सप्रेस को मिली है। देखिए कुछ ना जो आर्टिकल्स है ना वो एक्सक्लूसिवली इंडियन एक्सप्रेस छापता है, क्योंकि इन्हीं के जो आप कह सकते हैं कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो गैदर करते हैं ये इन्फॉर्मेशन। तो इट इज द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ दिस न्यूज़पेपर। ओके तो कंपनीज डीलिंग इन पर्सनल डेटा, जो भी जो कंपनीज हैं जो डील कर रही हैं पर्सनल डेटा में, कंज्यूमर्स के, उनसे लेते हैं कोई भी पर्सनल डेटा, उसको स्टोर करते हैं, तो अगर वो रीजनेबल सेफगार्ड्स नहीं ले पाते, उसमें फेल हो जाते हैं कि किसी भी तरह का डेटा ब्रीच, ट्रांसमिशन, शेयरिंग, इस तरह का कुछ भी होता है और उसके खिलाफ आप सेफगार्ड नहीं ले पाते, तो जो पेनल्टी का जो हायर ब्रीच है, सबसे हाईएस्ट ब्रीच है, वो ₹200 करोड़ तक जाता है। ठीक है, ये नए बिल के वर्जन में हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की बात करें, जो बेसिकली एक एडजुडिकेटिंग बॉडी है, जो पहले वाला बिल भी प्रपोज करता था, इट इज अब ये बेसिकली इसको एम्पावर किया जाएगा कि आप ये वाला फाइन इम्पोज करिए। ठीक है, तो लेकिन बात ये है
ऑफ कोर्स यू विल गिव द कंपनी सम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, लेकिन पेनल्टीज ऐसा नहीं है कि हर एक केस के लिए ₹200 करोड़ ही लगेगी. इट इज एक्सपेक्टेड टू वेरी ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस बाय डेटा फंक्शनरीज. ठीक है. तो बेसिकली कंपनीज फेलिंग टू, अगर कोई कंपनी फेल हो जाती है नोटिफाई करने में कि कितने तरह के लोग या कौन सा इंसान इम्पैक्ट हुआ है डेटा ब्रीच के वजह से, और तो फिर आपको ₹150 करोड़ का फाइन देना पड़ेगा. या फिर आप चिल्ड्रन की किसी पर्सनल डेटा को नहीं बचा पाते, सेफ गार्ड नहीं कर पाते, उनका डेटा लीक हो जाता है, तो आपको ₹100 करोड़ पे करना पड़ेगा. अगर हम प्रीवियस वर्जन की बात करें बिल के, जिसको विड्रॉ कर लिया गया है, बेसिकली इस तरह की वायलेशन के लिए उसको ₹15 करोड़ भरने पड़ते हैं अगर कोई कंपनी ऐसा करती, या फिर 4% ऑफ इट्स एनुअल टर्नओवर, जो भी हाइयर था. तो ये कुछ कुछ पिछले बिल जिसको विड्रॉ किया गया और नए बिल जो आएगा अभी विंटर सेशन में, उससे भी कंपेयर कीजिएगा. अगर इस तरह का कोई फुल फ्लेजेड डेटा आता है विजन आईएएस की बुकलेट में, तो हम जरूर डिस्कस करेंगे. ओके. This is very important. Big difference since 2014. India no longer thinks small, says PM. Well, of course, there's a little bit of politics in it as well. बहुत सारे इंडिया के जो आप कह सकते हैं एनालिस्ट हैं, बहुत सारे फॉर्मर डिप्लोमैट्स, वो ये चीज़ थोड़ी सी अपोज करते हैं. जैसे विवेक काटजू जी, हम जिनके आर्टिकल्स ऑलमोस्ट एक हफ्ते में एक बार तो उनका एक आर्टिकल आता ही है हिंदू में, तो हम उनके पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा सा इसके खिलाफ है. बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि देखिए 2014, क्योंकि आपकी सरकार 2014 के बाद आई थी, तो इसको कंट्री में यूज कीजिए. ऑफ कोर्स हर एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका बिजनेस है, ये फुल टाइम बिजनेस है पॉलिटिक्स, है ना. तो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू विन वोट्स एंड दैट्स फाइन. आप अपना नैरेटिव जैसे भी रखें, पर ग्लोबल कम्युनिटी के किसी भी इवेंट पे जाके 2014 का वो रखना, क्योंकि एज अ कंट्री वहां पे रिप्रेजेंट करना चाहिए, ना कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो 2014 के बाद आई. क्योंकि आप ये कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि इंडिया पहले वीक होती थी, बट दैट्स अनदर थिंग, दैट्स द एनालिसिस ऑफ 2014 का थिंग. पर हम देखते हैं बेसिकली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा क्या है. उन्होंने कहा है कि इंडिया बेसिकली क्यों डिफरेंट है. ये वाली इंडिया 2014 के बाद वाली इंडिया डिफरेंट कैसे है, क्योंकि जो डेवलपमेंट का स्पीड है, कितनी तेजी से हम डेवलप कर रहे हैं, और जो स्केल है, जिस लेवल पे हम डेवलप कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है. देखिए आप देख सकते हैं, अगर हम एक स्टैचू बिल्ड करते हैं तो वो संसार का बिगेस्ट स्टैचू है. अगर हम स्टेडियम बिल्ड करते हैं तो वो संसार का लार्जेस्ट स्टेडियम होगा, है ना. तो ये इन्होंने कहा है, लेकिन इन्होंने साथ में ये भी बोला है. अब देखिए ये ऐसे के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, या एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, जैसा कि हमने देखा था G20 का, जब हमने लोगो डिस्कस किया था, तो मैंने आपको तब भी कहा था कि उसके सारे एथिकल कॉनोटेशंस आपको पता होने चाहिए. एटलीस्ट आप उसमें फैक्ट्स तो नहीं लिखेंगे, ऑफकोर्स फैक्ट लिखेंगे, लेकिन एथिक्स का पेपर तो अलग है ना, उसको थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाएंगे, थोड़ा एथिकल बनाएंगे. ठीक है. तो वैसे ही जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इंडिया, देखें हम डेवलप कर रहे हैं, पर हम एक सेल्फिश देश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. अगर हम अपने लिए एक अमृत काल, जो आने वाले 25 साल का रोड मैप अगर हमने तैयार किया है, जो 2047 तक हम डेवलप्ड नेशन बनने की राह पे चल चुके हैं, तो बेसिकली अगर जब हम ये अमृत काल का रोड मैप हमने बनाया, तो हमने सिर्फ अपनी ग्रोथ को नहीं कंसिडर किया, हमने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जो पूरे संसार की हैं उसको इंक्लूड किया है. हम हर किसी को साथ लेके चलना हमारी बेसिकली सोच है. Today's India proud of its heritage, enriching its heritage with the aim of touching the sky. हम आसमान छूना चाहते हैं पर अपनी रूट्स से जुड़े रहकर. So this is something आप बिल्कुल लिखिए, क्योंकि ये बहुत इमोशनल टच देता है इस तरह की बातें. United Nations General Assembly, India abstains on resolution for reparations by Russia. Now this is of course important, क्योंकि हम abstention ही चूज करते हैं हर बार. हम ना ही वोट फेवर में करते हैं, ना ही अगेंस्ट में, हम हमेशा एब्सेंट रहना ही चूज करते हैं एज फार एज कोई भी रेजोल्यूशन जो रशिया के अगेंस्ट अडॉप्ट किया जाता है. ओके. तो बेसिकली इंडिया ने एब्सटेन किया है UNGA पे, इस बार UNSC का नहीं है, UNGA पे एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है, क्योंकि UNSC में तो ये रेजोल्यूशन हार गया ना, वीटो कर दिया रशिया ने. ठीक है. तो अब ये जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है, विच एक्चुअली कॉल्स फॉर रशिया टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, कि उनको अकाउंटेबल होल्ड किया जाए जो आपने इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया यूक्रेन को इन्वेड करके. ऑफ कोर्स यू कांट गो अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ एनी नेशन, सॉवरेनिटी ऑफ एनी नेशन. ऐसे तो प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि हर कोई भी बड़ी कंट्री किसी छोटी कंट्री को इन्वेड कर सकती है. ठीक है. एंड और साथ ही में ये जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, ऑफ कोर्स इसे अडॉप्ट कर लिया गया,
ये चाहती है कि मॉस्को जितना भी डैमेज हुआ है उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, है ना, हर तरह का हॉस्पिटल्स को दोबारा बनाने के लिए जो आपने कीव में डैमेजेस किए हैं उसके लिए पे करे। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम देखते हैं, इट वॉज अडॉप्टेड ऑन मंडे, क्योंकि ये जो 193 मेंबर यूएनजीए है इसमें 94 वोट्स मिले हैं, विच इज इनफ ऑफ कोर्स। 14 लोगों ने अगेंस्ट वोट किया है, 73 एब्सटेंशन। तो सिर्फ भारत ही एब्सटेन नहीं करता, बड़े सारे हमारे नेबर्स भी करते हैं, हमारे सारे नेबर्स एब्सटेन ही करते हैं साउथ एशिया के, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इंडिया ने किया, बांग्लादेश आर नेबर, भूटान आर नेबर, साथ ही में हम देखें अगर नेपाल आर नेबर, पाकिस्तान आर नेबर, श्रीलंका आर नेबर, सबने कर लिया, ठीक है, एब्सटेन। तो साथ में अगर इजिप्ट भी देख लेते हैं, इंडोनेशिया ऑफ कोर्स, इंडोनेशिया और रशिया के काफी अच्छे रिश्ते हैं। इजराइल, अब देखिए इजराइल ने क्यों किया, है ना, तो ये चीज आपको आंसर मिलेगी इसी वीडियो में कि इजराइल रशिया का साथ क्यों दे रहा है, कि चुप क्यों है, चलिए साथ नहीं दे रहा, चुप क्यों है, क्योंकि इजराइल तो सो कॉल्ड यूएस का सबसे बड़ा अलाय है। यूएस ने ही तो इजराइल को बनाया है ना, डिक्लेयर कर दिया कि जेरूसलम कैपिटल है, तो ऐसा कैसे कि इजराइल यूएस या वेस्ट का साथ नहीं दे रहा। ठीक है, वो ट्रम्प जो इजराइल के सबसे बड़े दोस्त थे, जो नेशन है ना, तो जस्ट थिंक अबाउट इट, आपको आंसर मिल जाएगा अभी इसी वीडियो में। और अगर हम देखें कि किसने अगेंस्ट वोट किया, तो उसके भी मैं रीजंस बता देती हूँ। बेलारूस ने किया, ऑब्वियसली बेलारूस तो रशिया का पार्टी बनना चाहता है, उनके बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है, तो बेलारूस और पोलैंड में तो सबसे बड़ी लड़ाई भी है। चाइना ने किया, क्यों, क्योंकि चाइना और रशिया बियॉन्ड लिमिट्स वाले दोस्त हैं, अगर आपको याद है तो। क्यूबा ने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे भी कम्युनिस्ट सरकार है और रशिया में भी कम्युनिस्ट सरकार है, एक दो ही तो जगहें बची हैं जहाँ पे अब सिर्फ कम्युनिज्म रह गया है। नॉर्थ कोरिया ने क्यों किया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हिंट्स है कि नॉर्थ कोरिया बहुत सारे वेपन सप्लाई कर रहा है रशिया को, जिसको अब कोई कंट्री वेपन सप्लाई नहीं कर रही। ईरान ने क्यों किया, ईरान के तो ड्रोन यूज किए हैं यूक्रेनियन बैटलफील्ड में। रशिया तो ऑफकोर्स, रशिया तो खुद यूएनजीए का मेंबर है, तो करेंगे ही अगेंस्ट वोट। सीरिया ने क्यों किया, क्योंकि सीरिया की जो सरकार है उसको बैक करती है रशिया, और ये भी हम देखेंगे आगे बहुत डिटेल में। ओके, इंडिया इन इट्स एक्सप्लेनेशन, अब इंडिया ने ऑफ कोर्स जब एब्सटेन किया तो कुछ एक्सप्लेन तो करोगे आप कि क्यों एब्सटेन कर रहे हो, बस ऐसे ही थोड़ा ना निकल जाओगे, ऑफ कोर्स यू हैव टू जस्टिफाई योर स्टैंड। तो उन्होंने बेसिकली अपने जस्टिफिकेशन में क्वेश्चन ही पूछ लिया, हमने पूछा कि ये जो रेपरेशंस हैं या फिर जो पे करना पड़ेगा दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो क्या इससे रिजॉल्व हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, मतलब, और क्या प्लान है मतलब आपका, और इस तरह के प्रेसिडेंट सेट हो जाएंगे तो किस किस को पे करना पड़ेगा, है ना। तो हमने मतलब अपने आंसर में भी क्वेश्चन पूछ लिया, विच इज ऑफ कोर्स इंडिया वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी स्मार्ट इन इट्स डिप्लोमेसी, बाय ईच एंड एवरी पासिंग डे हमारा एक तो ग्लोबल स्टैचर जो बढ़ रहा है उसकी वजह से ऑफ कोर्स काफी बेनिफिट हो रहा है। वेडिंग इन, अब देखिए ये क्या है, आपको पता है कि रिलीजियस कन्वर्जन पे कल सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल सुनी, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन हो रहे हैं ये बहुत डेंजरस हैं, और अल्टीमेटली हमारी नेशनल सिक्योरिटी इसकी वजह से इम्पैक्ट होगी, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कॉन्शियस ऑफ सिटीजन। देखिए अगर कोई इंसान खुद से, ये चीज मैंने आपको कल भी कही थी, खुद से धर्म परिवर्तन करता है, अगर एक इंसान को कहीं भी सोलेस महसूस होता है, कहीं पे भी, है ना, क्योंकि अगर आप रिलीजन के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं तो हर मार्ग एक ही भगवान तक जाता है, अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो दैट्स योर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप जो रिलीजन परस्यू करना चाहें आप करें। पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये भी तो है कि आपका कोई फोर्सफुल आके धर्म ना परिवर्तन करवा दे, ठीक है। तो जैसे हमने कल देखा था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक ऐसा कॉइन है जिसके दो फेसेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली उस दूसरे फेस की बात हो रही है। तो बेंच ने बेसिकली बोला कि गवर्नमेंट प्लीज टेल अस कि आपका स्टैंड क्या है इस पे, और आप बताएं कि क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं, कोई लॉ बना सकते हैं या क्या एग्जैक्टली। अश्विनी उपाध्याय जी जो बेसिकली बहुत सारी पिटिशन आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा था पिटिशन में कि एक लॉ बनना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ तो नहीं बनने के लिए बोला, उन्होंने पूछा है कि आपका स्टैंड क्या, अपना एफिडेविट आप सबमिट करिए, ठीक है, कि फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ बेसिकली। देखिए फोर्स कन्वर्जन सिर्फ फोर्स या कोर्जन की वजह से नहीं होता है, अल्योरमेंट और फ्रॉडुलेंट मीन्स की वजह से भी होता है, ये चीज़ हमने कल भी देखी थी। फोर्स तो हमें पता है, अल्योरमेंट इन द सेंस के जैसे नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, या बाकी ट्राइबल एरियाज में, शेड्यूल्ड कास्ट एरियाज में जहाँ पे सबसे ज़्यादा है, जो जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको सिर्फ ये कहना कि हम आपको 4 बोरी आटा देंगे और आप अपना धर्म परिवर्तन कर लो, हम 1 लाख रुपए देंगे, आप बिल्कुल गरीब हैं कोई बात नहीं, आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, आपकी पुश्तें सुधर जाएंगी, 1 लाख रुपए देंगे, आप धर्म परिवर्तन। उन लोगों के लिए ऑफकोर्स अपना पेट पालना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन अपने
अपने रिलीजन को उसको प्रिजर्व करना, ठीक है। तो इसीलिए ये अल्योरमेंट होती है, इंड्यूसमेंट होती है। या फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड इन द सेंस इफ यू फॉल इन लव विथ समवन, एंड विच इज ऑफ कोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लव जिहाद, एज फार एज if at all this if at all this phrase is there in the lexicon, any official lexicon, I do not go into that. पर फ्रॉड का मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, आपने खुद गलत बताया है, या आप कह रहे हैं कि हम मुस्लिम हैं, या आप कह रहे हैं हम क्रिश्चियन हैं, पर जब आप दोनों शादी करने के टाइम पे वो कहते हैं नहीं, आई एम दिस दिस दिस, मैं इस रिलीजन को बिलोंग करता हूँ, और आपको अगर हमसे शादी करनी है तो आपको अपना रिलीजन कन्वर्ट करना पड़ेगा, दिस इज फ्रॉड, ओके। या फिर किसी भी तरह से साइन करवा लेना किसी रिलीजियस पेपर पे, या इस तरह की चीजें उसके पता चले बिना उसका धर्म परिवर्तन करवा देना, ठीक है। तो पिछले कुछ सालों में देखिए रिलीजियस कन्वर्जन जो है एक पॉलिटिकली फ्रॉड इशू बन गया है, डेफिनेटली अ लॉट अबाउट पॉलिटिक्स इनटू इट, ठीक है। व्हेन द कोर्ट सिंगल्स आउट द इशू फॉर इट्स अटेंशन, अब कोर्ट द्वारा, देखिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस इशू को सिंगल आउट करना और सरकार से ये पूछना कि आप क्या बेसिकली स्टेप्स लेंगे, तो आपने जब सरकार से ये पूछ लिया ना, तो आपका अब दो आप कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन हमें यहाँ से पता चलती है सुप्रीम कोर्ट के। एक तो ये कि फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन हो रही है और सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, वो तो इन्होंने खुद ही बोल दिया कि नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। दूसरा ये जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो इनसफिशिएंट है इसके साथ डील करने में। एग्जिस्टिंग लॉज क्या है? आईपीसी में ऐसे सेक्शंस हैं ऑलरेडी, ठीक है। डायरेक्टली रिलीजियस कन्वर्जन की बात नहीं करते, पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ओके। तो अब देखिए, लेकिन बात यह है, इट्स ऑल राइट, इट इज़ एन इशू, पर हम जिस ये आर्टिकल ऐसा कहता है कि हम जिस तरह के इंडियन पॉलिटिक्स का जो सिनेरियो है वो काफ़ी पोलराइज्ड है इस समय पे, ठीक है। तो बहुत सारा आप समझते हैं कि लव जिहाद जो मैरिज के माध्यम से कन्वर्जन करवाना, इसके बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो ऑलरेडी, जैसे यहाँ पे लिखे, अगर हम आर्टिकल 25 की बात करें, वो कहता है दैट all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate the religion, ठीक है। तो अगर हमने propagate यानी कि वो आप you can speak highly of your religion, कि हमारा religion तो इतना महान है, तो ये कहता है हमारे भगवान की तारीफ, जैसे भी, ठीक है। और अगर उससे कोई प्रभावित हो के आपके religion को accept कर लेता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। प्रैक्टिस यानी कि आप जो भी रिलीजन, कोई भी रिचुअल्स फॉलो करते हैं, सिंबल्स को अपनाते हैं, उनको पूजते हैं, दैट इज प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन। प्रोफेस का मतलब क्या होता है? प्रोफेस मतलब होता है ऑफिशियली डिक्लेयर करना कि मैं इस रिलीजन में बिलीव करता हूँ, मैं इस धर्म को बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो ये आप यू आर फ्री टू डू दीज थिंग्स, ठीक है। तो बट एटलीस्ट 10 स्टेट्स हैव लेजिस्लेटेड, पर अराउंड 10 स्टेट्स हैं जो एंटायर कन्वर्जन लॉज लेके आ चुकी हैं, और अभी नहीं ऐसा कि पहली बारी हम देख रहे हैं, 1960s से धीरे धीरे करके इस तरह के लॉज आने लगे थे। द क्लेम इज दैट द लीगल सेफगार्ड्स इंक्लूडिंग आईपीसी प्रोविजंस, जो मैंने आपको बताया, दे हैव फेल्ड टू स्टॉप रिलीजियस कन्वर्जन थ्रू कोअर्शन, इंटिमिडेशन, एल्यूरमेंट और थ्रेट्स। ये तरह के वर्ड्स आईपीसी में लिखे हुए हैं, ठीक है। However, these are loosely worded terms prone to misinterpretation। अगर इस पे कोई लॉ आ जाता है तो देखिए कुछ भी हो सकता है। अगर कोई एक लड़का या लड़की कोई भी है, वो अपने मर्जी से अगर किसी से शादी करना चाहती है, उसकी शादी रोक ली जाएगी। देन ऑफ कोर्स पेरेंट्स जो बहुत अपोज करते हैं इस तरह की मैरिजेस के, उनको एक अपर एंड मिल जाएगा। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मास कन्वर्जन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब देखिए मास कन्वर्जन्स क्या होता है? सामूहिक जिस धर्म परिवर्तन जो जिसे हम कहते हैं, एक ही बारी में हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल कन्वर्ट देयर रिलीजन, ठीक है। तो ये बहुत रेयर है भारत की, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे। और यूजुअली अगर हमने जो मास कन्वर्जन्स देखे हैं वो क्यों लोगों ने किए हैं? क्योंकि दे वर वेरी अनहैप्पी बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, बिकॉज ऑफ द सोशल डिस्क्रिमिनेशन दैट प्रिवेल्ड इन देयर रिलीजन। जो हमने BR अम्बेडकर द्वारा जो क्लैरियन कॉल थी 1956 में, जिस इवेंट के दौरान अराउंड 3 लाख लोगों ने BR अम्बेडकर के साथ अपना धर्म परिवर्तन किया। दे वर मोस्टली दलित्स, ठीक है। तो बुद्धिज्म के जो उन्होंने अपनाया 1956 में, इट वाज अ मास कन्वर्जन मूवमेंट, मतलब 3 लाख फॉलोअर्स। जस्ट थिंक अबाउट इट। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, आई डू नॉट नो इफ यूर अवेयर ऑफ इट और नॉट। 1981 में भी एक मास कन्वर्जन हुआ था, बट देयर वर हंड्रेड्स, 3 लाख तो नहीं थे, देयर वर अराउंड 250 आई थिंक। 1981 में मीनाक्षीपुरम कन्वर्जन, मीनाक्षीपुरम देखिए एक
बेसिकली तमिलनाडु का एक छोटा सा विलेज है जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस्लाम अपना लिया था एज एन एक्ट ऑफ पॉलिटिकल रिवोल्ट। अब देखिए वहाँ पे ऐसा क्यों था, क्योंकि मोस्टली ये जो काफ़ी गरीब थे, ये जो फैमिलीज थी वो दलित फैमिलीज थी, इनके पास खाना भी नहीं था खाने के लिए, एंड दे मोस्टली बिलोंग्ड टू फार्म लेबरर्स। और ये जो बेसिकली कम्युनिटी, आई थिंक पल्लर कम्युनिटी, आई डो नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, और एक अपर कास्ट कम्युनिटी थी जो बहुत स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं कि कास्ट इनके लिए अलग से जगह बनाई हुई थी कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। वही पता नहीं कितने साल पुराने वाला जो कॉन्सेप्ट था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, वो अभी तक फॉलो हो रहा था वहाँ पे कि यू वुडंट टच दिस एंड यू वुडंट डू दैट, यू कैन नॉट हैव गुड इकोनॉमी एंड ऑल ऑफ दैट। तो जिसकी वजह से काफ़ी गरीबी थी, तो इन्होंने इस चीज़ को इवेड करने के लिए वहाँ की दलित फैमिलीज ने इस्लाम अपनाया था। लेकिन देखिए ये काफ़ी ना एक पॉलिटिकल मैटर है, क्योंकि मीनाक्षीपुरम में जो कन्वर्जन हुए थे ना, जिन्होंने कन्वर्ट किया था खुद को, इसको कहा जाता है कि फंड किया गया था गल्फ कंट्रीज द्वारा, और वहाँ से फंडिंग आई थी और फोर्सफुली करवाया गया था। बहुत लोगों ने ये भी कहा, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी इसके बाद, और फिर बहुत लोगों ने जिन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्ट किया इस पूरे इवेंट के दौरान, बहुत लोगों ने बाद में दोबारा से हिंदुइज्म अपना लिया, क्योंकि उनको लगा कि जो प्रोमिस बेसिकली उस फंडिंग एजेंसी ने, ऐसे ऐसे कुछ रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज ने जो प्रोमिस किए कि आपको इस तरह की लाइफ मिलेगी एंड ऑल दैट, उन्होंने दे डिडंट कीप इट। ठीक है, तो ये तो खैर मीनाक्षीपुरम वाला, क्योंकि बी आर अम्बेडकर, तो यू कैन नॉट क्वेश्चन दैट, है ना, वो तो प्रॉपरली सोशल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हुआ था। ओके, जिसको नियो बुद्धिज्म कहते हैं। अगर आपको याद होगा, ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि नियो बुद्धिज्म एक क्वेश्चन है जो इस बार आप GS1 में देख सकते हैं। ठीक है, तो नियो बुद्धिस्ट वो लोग होते हैं जो BR अम्बेडकर के क्लेरियन कॉल के बाद बेसिकली बुद्धिज्म जिन्होंने अपनाया था, एम्ब्रेस किया था। उससे पहले जो हमेशा से ओरिजिनल बुद्धिस्ट हैं, जो जिनका कन्वर्जन नहीं हुआ बट दे आर बुद्धिस्ट, वो अलग है। ठीक है, तो द करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ कन्वर्जन डिबेट अपेयर्स टू बी मिशनरी एक्टिविटी इन ट्राइबल एरियाज। जैसे कि हमने कल देखा था कि एक मैगजीन है द ऑर्गेनाइजर, उन्होंने एक बेसिकली कवर स्टोरी निकाली है, आई डो नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, आई थिंक इट इज़ अमेजिंग क्रॉस कनेक्शन। क्रॉस से आपको पता चल गया है इट इज़ अबाउट क्रिश्चियनिटी। अमेजिंग में से आप जो ING काट के अमेजन समझिए, तो उनका ये कहना है कि अमेजन जो एक टेक जायंट है, वो फंड कर रहा है मास कन्वर्जन्स को। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, तो ये मिशनरी एक्टिविटी जो ट्राइबल एरियाज में हम देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया में बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं, और इंटर रिलीजियस मैरिजेस जो लव जिहाद का कॉन्सेप्ट है, ये इसीलिए आप देख रहे हैं कंट्री में बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। इन द केस ऑफ लैटर, when we talk about inter-religious marriages, anti-conversion laws now demand that अब देखिए जो अब anti-conversion laws जो यूपी वगैरह जैसी जगहों पे हैं ऑलरेडी, वो वहाँ पे बेसिकली अगर ब्राइड और ग्रूम को इंटर रिलीजियस मैरिज करनी है तो आप DM से पहले प्रायर परमिशन लीजिए, उसको पब्लिकली रिलीज करना पड़ेगा, नोटिस बोर्ड पे लगेगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। और अगर कोई भी कोर्सिव कन्वर्जन का कोई भी आपके खिलाफ लगाता है इस तरह का एलिगेशन कि ये हमारी बेटी को या फिर हमारे किसी रिश्तेदार का धर्म कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से शादी करने से, तो अगर आपको करना है कि नहीं कोर्जन नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल उनकी मर्जी से है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द ग्रूम्स पार्टी, यानी कि जो लड़के वाले हैं उनको प्रूव करना है कि ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज ऑल। और इसीलिए देखिए उन्होंने ये कहा है कि बहुत ही पॉलिटिकली फ्रॉड इशू है। अगर एक जुडिशियल इंटरवेंशन आता है रिलीजियस कन्वर्जन के मामले में, तो आपको इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड माइंडफुल होना पड़ेगा। आप कोई वेग टर्मिनोलॉजी ना दें। सुप्रीम कोर्ट को बोला जा रहा है ये, और आप प्लीज़ इस तरह के प्रीजुडिसेस जो हैं ऑलरेडी, पॉलिटिकल प्रीजुडिस हैं, उसको साइड पे रख के फिर, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कोई भी एक स्टेटमेंट दी गई इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि हर पार्टी उसको अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर सकती है। सो ऑफ कोर्स द बर्डन लाइज ऑन, और द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन Supreme Court's shoulders. Okay, political heads have to be restrained in speech, Supreme Court judge. तो बेसिकली आपको ये पता है ऑलरेडी 5 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच है जिसको लीड कर रहे हैं जस्टिस S अब्दुल नज़ीर, जो यहीं बेसिकली देख रहे हैं डीमोनेटाइजेशन वाले केस को भी। ठीक है, तो आपको पता है जो हमारी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली हैं जस्टिस BV नागरत्ना, वो भी इस बेंच की मेंबर हैं। तो ये केस है क्या बेसिकली, ये आपको याद होगा केरला के एक मिनिस्टर ने कुछ डेरोगेटरी कह दिया था किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी और इंडिविजुअल्स के बारे में, तो उनके द्वारा एक पिटिशन फाइल की गई कि देखिए ये बात साफ है, यही BV नागरत्ना जी ने बोला कि ये एक अनरिटन रूल है, ये रूल कहीं लिखा नहीं है ऑफ कोर्स एक्सप्लिसिट मैनर में, पर दिस गोज विदाउट सेइंग कि अगर आप किसी
ऊंची पोस्ट पे बैठे हैं, आप एक पब्लिक फंक्शनरी हैं, आप डीएम हैं, आप कोई ऑफिसर हैं, या फिर आप कोई एक एमएलए हैं, एमपी हैं, कुछ भी हैं, कोई मिनिस्टर हैं, तो आप एक ऐसी जगह पे बैठे हैं कि आपकी बोली गई एक बात काफी लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी और उसका बहुत बुरा इंपैक्ट और अच्छा इंपैक्ट भी पड़ सकता है। अच्छी बात है तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये केस ये है कि आपको एक सेल्फ रिस्ट्रेंट, खुद पे एक बेसिकली थोड़ी सी रोक, आप एक पब्लिक फंक्शनरीज हैं, यू कैन नॉट ब्लैबर थिंग्स, यानी कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है, जो इंसल्ट करता हो या फिर कोई डेरोगेटरी कमेंट किसी भी फेलो सिटीजन के बारे में नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये जो 5 जज बेंच है ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई गाइडलाइंस बनानी चाहिए टू स्टॉप मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएज एंड पॉलिटिकल लीडर्स फॉर मेकिंग अनगार्डेड एंड डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स इन पब्लिक, क्योंकि आप कैंपेनिंग करते हुए कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। इन्होंने कहा है देखिए ये तो इनहेरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप कोई इस तरह का पोस्ट को होल्ड करते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफिस, यू हैव टू फॉलो सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट एंड दिस गोज विदाउट सेइंग कि आप इस तरह की बातें नहीं बोल सकते। तो इसके रिस्पॉन्स में बेसिकली अटॉर्नी जनरल जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा है देखिए आप पूरी स्टेट को या पूरी सरकार को तो नहीं लायबल ठहरा सकते, अगर कोई एक मिनिस्टर सिंगल, कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर हर्टफुल स्टेटमेंट बोलता है, आप सरकार को नहीं उसके लिए एज अ होल दोषी ठहरा सकते। अगर ऐसा हो गया, अगर आपकी गाइडलाइन बनाई हुई ये कहती है कि पूरी सरकार लायबल है, तो ये तो अनमैनेजेबल इशू ले आएगा कि पिटिशन ही पिटिशन आती रहेगी आपके पास, है ना। तो ये बेसिकली इन्होंने बोला है, विच इज ऑफ कोर्स अ कंसर्न। ही सेड द इशू ऑफ वेदर और नॉट टू मेक अ लॉ और चेंजिंग द आईपीसी, और इन्हें बोला है कि क्या इसके खिलाफ कोई लॉ बनाना है या आईपीसी में इसके रिलेटेड कोई इंसर्ट करना है किसी सेक्शन को, ये पार्लियामेंट का काम है, उनको करने दीजिए, आप मत इस चीज में यू डू नॉट स्टेप इनटू इट। अब देखिए आगे क्या होता है इस केस का, वी नेवर नो। India's population growth is stabilizing. It is an indicator of effective health policies, says United Nations. तो फाइनली ग्लोबल पॉपुलेशन 8 बिलियन पहुंच गई है और यूनाइटेड नेशंस ने ट्यूसडे को कहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्टेबलाइज होती हुई दिख रही है, जिससे ये पता चलता है कि स्टेबलाइज इसलिए हो रही है क्योंकि भारत द्वारा लिए गए जितनी भी नेशनल पॉलिसीज हैं और हेल्थ सिस्टम्स हैं, दे आर वर्किंग आउट। हेल्थ सिस्टम्स किसके एस्पेक्ट में? फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के एस्पेक्ट में, कॉन्ट्रासेप्टिव्स या आप कैंपेनिंग या फिर मॉल न्यूट्रिशन पे जितने भी कैंपेन्स हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो बेसिकली वर्ल्ड पॉपुलेशन टच्ड 8 बिलियन ऑन ट्यूसडे एंड इंडिया, अब देखिए पिछले 1 बिलियन जो बेसिकली ऐड हुआ है 7 बिलियन से 8 बिलियन में, 1 बिलियन में से 177 मिलियन पीपल भारत ने ऐड करके दिए हैं, ठीक है। तो इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर दैट वे। अगर हम चाइना की बात करें जो अभी जो नंबर 1 स्टेट है, बट ऑफ कोर्स इंडिया इज सेट टू ओवरटेक इट एज इट इज सेड, तो चाइना ने 73 मिलियन कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं पीपल, हमने 177 मिलियन किए हैं, और ऐसी आशंकाएं हैं कि अगर नेक्स्ट बिलियन जो ऐड होगा यानी कि 9 बिलियन तक जब पहुंचेगा तो ग्लोबल पॉपुलेशन में, तो चाइना का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव में होगा, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एज यू रिमेंबर, चीन बूढ़ा हो रहा है, इस तरह की स्टेटमेंट्स आपको पता है, ठीक है। अगर अब बात करें भारत के टोटल फर्टिलिटी रेट की, यानी कि एक वुमेन कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को बर्थ देती है, ठीक है, तो वो 2.2 हुआ करता था, नाउ इट इज 2.0, जो हमारा, अगर आपको रिप्लेसमेंट रेट पता है तो 2.1 है, तो 2.1 से भी हम नीचे आ गए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें भारत के बाकी स्टेट्स की कंट्रीब्यूशन की, तो 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टुगेदर विच कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 69.7% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, उन्होंने फर्टिलिटी रेट बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1 अचीव कर लिया है। देखिए कई जगहों पे तो हानिकारक है, बल्कि वहाँ पे फोर्स्ड ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स वगैरह फोर्स्ड हो रहे हैं, ये तो रुक जाने चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे एडिटोरियल्स इस पे भी लिखे गए हैं, अगर आप पढ़ते हैं काफ़ी समय से इसको फॉलो कर रहे हैं, पॉपुलेशन के जितने भी आर्टिकल्स हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑफ कोर्स आपको पता है पावर्टी पॉपुलेशन, इस बारे में नेक्सस पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें दिल्ली को ही देख लीजिए, दिल्ली में भी 1.4 के अराउंड कुछ वहाँ यहाँ का फर्टिलिटी रेट है। पंजाब देख लीजिए, especially Union Territories, Lakshadweep, look at it, Andaman and Nicobar Islands, less than 1.4%. So they are giving birth to only 1 child per couple, है ना। तो यहाँ पे 2.1 से भी कितनी ज़्यादा नीचे है। तो ऐसा ना हो कि कभी चीन का जो आज हालत है वो हमारी भी हो जाए, हमारा वर्क फोर्स ही ना बचे क्योंकि हम इतना ज़्यादा फोर्सफुल पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को ले आए। ओके, सो शुडंट बी फोर्सफुल इफ थिंग्स आर हैपनिंग, ऑफ कोर्स लेट इट बी नेचुरल जो हो रहा है,
बल्कि आप ऐसे बढ़ावा तो नहीं दे सकते, क्योंकि सबकी अब ऑफ कोर्स women are working, they are important workforce. तो आप you cannot necessarily ask them to sit at homes, take maternity leaves and not work. तो of course अगर कोई अपनी तरह से यहाँ पे यूपी, बिहार, मेघालय में अराउंड 2.1 है भी, एमपी, राजस्थान में, सो डू नॉट फोर्स पॉपुलेशन कंट्रोल हियर. दिस इज व्हाट मेनी एडिटोरियल्स से. द मेन रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन फर्टिलिटी इंक्लूड इंक्रीज इन अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न फैमिली प्लानिंग मेथड्स. पहले अगर जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात की जाए 47.8% था 2015-16 में, अब 56.5% है. डेफिनेटली एन इम्प्रूवमेंट. और रिडक्शन इन अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग बाय 4 परसेंटेज पॉइंट्स. देखिए जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे ना, तो इकोनॉमिक सर्वे में ये अनमेट फैमिली प्लानिंग नीड्स ये बहुत आता है कि मतलब आप माइंडफुल हैं, आपको समझ आता है, यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि फैमिली प्लानिंग जैसा एक कॉन्सेप्ट है, एंड वी डू नॉट हैव टू हैव मेनी बेबीज. यू वांट contraceptives, but in your district, in your area, there is no availability. That is called unmet need. There is a need, but it is unmet by the government, of course. तो उसमें रिड्यूस करना, उसमें रिडक्शन होना अच्छी बात है. तो 4% अगर उसमें रिडक्शन हुआ है, इट इज अ पॉजिटिव साइन. ओके. Is climate change affecting global health? Now this is also a very important question. क्या नेक्सस है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल हेल्थ में? ये GS3 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट भी GS3 का एक पार्ट है और ग्लोबल हेल्थ यानी कि साइंस भी GS3 का पार्ट है. तो देखिए यहाँ पे जो आपको मिलेगा ना, यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स मिलेंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि लैंसेट की रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है. लैंसेट की जितनी भी फाइंडिंग्स आती है, कोविड पैंडेमिक के टाइम पे इन्होंने सेकेंड वेव का प्रिडिक्शन किया था. ऑफकोर्स उस समय भारत ने नहीं माना, उनको नहीं लगा हम लोगों को कि सेकेंड वेव आ सकती है. लैंसेट ने हमें पहले ही वॉर्न कर दिया था और आई, एंड इट वाज डिजास्ट्रस. तो इसलिए लैंसेट द्वारा दी गई कोई भी फाइंडिंग्स दे आर इंपॉर्टेंट. ओके. तो यहाँ से तो आपको स्टेटमेंट्स और डेटा और फैक्ट्स और स्टैट्स मिलेंगे, लेकिन इसके फॉलो अप एडिटोरियल्स जो हम ऑफ कोर्स यू विल सी द न्यूज़पेपर्स बीइंग फ्लडेड बाय सच एडिटोरियल्स जो क्लाइमेट चेंज और हेल्थ का नेक्सस डिस्कस करेंगे. तो आप वहां से कॉन्क्रीट मटेरियल आपको मिलेगा कि क्या आपको बेसिकली लिखना है. ठीक है. तो हम देखते हैं, इवन एज कंट्रीज आर मीटिंग एट द ऑनगोइंग COP27 इन इजिप्ट, शर्म अल शेख, एक रीसेंट रिपोर्ट लैंसेट द्वारा जो निकाली गई है वो बता रही है कि कैसे क्लाइमेट चेंज की क्या इम्पैक्ट है हेल्थ पे. तो इसका नाम अगर हम देखें, लैंसेट काउंट डाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, हेल्थ एट द मर्सी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. इसका अगर हम टाइटल देखें तो इट पॉइंट्स आउट कि जो वर्ल्ड का रिलायंस है, जो हम निर्भर हैं फॉसिल फ्यूल्स पे, डेफिनेटली इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डिसीज, फूड इनसिक्योरिटी एंड अदर इलनेसेस रिलेटेड टू हीट. ठीक है. अगर हम देखें जो रैपिडली इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स हैं, जो बेसिकली इतना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन, हर पॉपुलेशन के हर सेक्शन को ऑफ कोर्स आप इफेक्ट तो करती है. हीट वेव आएगी तो कोई बख्श तो नहीं देगी किसी को, पर कुछ पॉपुलेशन ऐसी होती है, कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जैसे एडल्ट्स जो 65 ईयर्स से ज़्यादा जिनकी उम्र है, या फिर चिल्ड्रन हुआ यंगर देन 1. ओके. तो उनके लिए बेसिकली ज़्यादा हीट डेज हमने देखे 2021 में 3.7 बिलियन मोर हीट वेव डेज इन 2021 देन एनुअली इन 1986 टू 2005. ओके. अगर हम देखें कि कैसे जो क्लाइमेट चेंज है, हाउ इज इट लीडिंग टू राइज इन इन्फेक्शियस डिसीजेस. ऑफ कोर्स देखिए, आप सोच के देखिए कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से रेनफॉल पैटर्न कोई है ही नहीं, कभी भी रेनफॉल हो जाएगी और कभी भी फ्लड आ जाएगा. जहाँ पे रेगिस्तान है वहाँ फ्लड आ रही है. तो इजंट इट क्लाइमेट चेंज? यस इट इज, राइट. जैसे पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में वो क्लाइमेट चेंज का ही आप एक प्रकोप देख रहे थे, जो फ्लड्स इस तरह की डिजास्टर्स आई. तो उसमें क्या हुआ, जब फ्लड्स आ रही हैं तो मस्कीटोज आएंगे, कितनी सारी कम्युनिकेबल डिजीजेज आएंगी और कितनी सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आएंगी. तो क्या इसकी वजह से इन्फेक्शियस डिजीजेज नहीं आ रही? यस. ठीक है. तो वही आपको समझना है. द चेंजिंग क्लाइमेट इज इफेक्टिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, रेजिंग द रिस्क ऑफ इमर्जिंग डिसीजेस एंड को एपिडेमिक्स. एक एपिडेमिक, एक पैंडेमिक तो चल ही रहा है, उसके साथ छोटे छोटे और एपिडेमिक चलते हैं जो छोटी छोटी जगहों पे बेसिकली रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं इस तरह के क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी की वजह से. फॉर इंस्टेंस इट रिकॉर्ड्स दैट कोस्टल वाटर्स जो हैं वो दे आर बिकमिंग मोर सूटेड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ विब्रियो पैथोजेंस. ठीक है. तो आप समझने की कोशिश कीजिए, इस तरह के जो बायोटिक पैथोजेंस होंगे, अगर उसको आप बेसिकली एक फर्टाइल ग्राउंड दे रहे हो पनपने के लिए, तो ऑब्वियसली मॉस्किटोज नहीं आएंगे या डिसीजेज नहीं आएंगे उससे. इट सेज दैट द नंबर ऑफ मंथ्स और मलेरियल ट्रांसमिशन के लिए जो कॉन्ड्यूसिव नंबर ऑफ मंथ्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं. कहाँ पे? अमेरिकाज में, अफ्रीका में तो हमें पता ही है कि वहाँ पे मलेरिया का बहुत प्रोमिनेंस है.
लेकिन अमेरिका में हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो WHO हैज़ प्रिडिक्टेड, अगर हम WHO का भी 2-3 स्टेटमेंट्स देख लें यहाँ पे, कि अगर हम 2030 से 2050 की बात करें, क्लाइमेट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू कॉज अप्रॉक्सीमेटली 2,50,000 एडिशनल डेथ्स पर ईयर फ्रॉम malnutrition, मलेरिया, डायरिया एंड हीट स्ट्रेस। ऑफ कोर्स हीट स्ट्रेस होगा तो डायरिया होगा। मलेरिया क्यों होगा? क्योंकि कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट ज़्यादा मिल गया, हीट ज़्यादा मिल गई मलेरिया को पनपने के लिए। माल न्यूट्रिशन क्यों होगा? क्योंकि फूड सप्लाई जब हिट हो जाएगी, कोई फूड क्रॉप्स कभी भी डिसरप्ट हो जाएंगी आपके फ्लड आने की वजह से, तो माल न्यूट्रिशन ही होगा, राइट। व्हाट अबाउट फूड सिक्योरिटी? अब यही फूड सिक्योरिटी की हम बात कर लेते हैं। अब ज़्यादा हायर टेम्परेचर्स होंगे तो ऑफकोर्स क्रॉप यील्ड्स थ्रेटन हो जाएंगी, क्योंकि जो सीरियल क्रॉप्स हैं जिन्हें ठंड चाहिए होती है, ठीक है, आप देखते हैं जो मिलेट्स वगैरह हैं, तो उनके लिए ग्रोथ सीजन कम हो जाएगा, राइट। तो ऑफकोर्स दिस वुड, और बहुत सारी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं जो कहीं पे अगर फॉर एग्जांपल कल को किसी ऐसी जगह पे फ्लड आ जाए जो पूरी दुनिया को वीट सप्लाई करती है, तो क्या होगा? फिर पूरी सप्लाई चेन हीट हो जाएंगी, फूड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, एक्सेस कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी, यूटिलाइजेशन सब कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही बेसिकली, और साथ में देखिए कोविड पैंडेमिक के चलते हुए अंडर नरिशमेंट तो है ही, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से और बढ़ जाएगा। एंड अप टू 161 मिलियन मोर पीपल फेस्ड हंगर इन 2020 देन इन 2019। ओके और फिर रशिया का इन्वेजन आ गया, तो उससे तो और बढ़ गया ये। इज द वर्ल्ड डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल? ऑफ कोर्स इट इज। द वॉर हैज लेड मेनी कंट्रीज टू सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स टू रशियन ऑयल एंड गैस। अब देखिए रशिया ऑयल सप्लाई करता है, गैस सप्लाई करता है, अब ये दोनों ही नहीं मिल रहे, तो फिर आप क्या करोगे? ट्रेडिशनल थर्मल एनर्जी पे वापस जाओगे, आप कोल हीट करना शुरू कर दोगे, यही करोगे, और क्या करोगे आप? तो फिर क्या होगा? फिर क्लाइमेट चेंज को आप विशियस साइकिल में घुस रहे हो एक, ठीक है। तो जो आपने इतने सालों की मेहनत लगाई, जो गेन्स आपको मिले रिन्यूएबल एनर्जी या क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने में, वो सब पानी में चले गए, ठीक है। तो राइट, इंस्टेड ट्रांजिशन टू, इन्होंने बोला कि क्लीन एनर्जी फॉर्म्स पे ट्रांजिशन कीजिए, क्योंकि यही एक सस्टेनेबल वे अहेड है। अब कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन है? इन्होंने बोला है कि एक हेल्थ सेंटर्ड रिस्पॉन्स होना चाहिए to the co-existing climate, energy and cost of living crisis। क्योंकि बेसिकली आप अगर हेल्दी लो कार्बन फ्यूचर डिलीवर करेंगे अपने लोगों के लिए, दैट इज द ओनली वे अहेड। Okay, it would reduce the likelihood of the most catastrophic climate change impacts while improving energy security and creating opportunity for economic recovery as well। इससे बेसिकली अगर हम एक एग्जांपल देख लें कैसे करोगे आप ये, अगर हम बात करें, आप देखिए आपको एयर क्वालिटी इंप्रूव क्यों करनी है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि एयर क्वालिटी को आप बस ऐसे ही अच्छा दिखना चाहिए, फॉग नहीं होना चाहिए, टूरिस्ट आएंगे इसलिए तो नहीं। आप सोचिए कि कितने सारे वूम्ब में जो एक मदर के बच्चे हैं वो PM 2.5 की वजह से वूम्ब में ही मर जाते हैं, या फिर उनको लंग कैंसर का जितने भी वो प्रिकॉर्सर्स हैं वो तभी शुरू हो जाते हैं, इतनी सारी डिसीजेस, क्रॉनिक, है ना, एस्थमा। तो आप ये हेल्थ सोचेंगे ना, तो PM 2.5 को आप इसीलिए कर्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। लो कार्बन ट्रैवल को आप क्यों प्रमोट करें? क्योंकि आपके दिमाग में हेल्थ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अर्बन स्पेसेस को आप सस्टेनेबल बनाइए, रिजल्ट इन प्रमोटिंग फिजिकल एक्टिविटी विच वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ऑफ कोर्स आप फिजिकल एक्टिविटी को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट कीजिए, ठीक है। अगर आप देखिए फिजिकल एक्टिविटी से बहुत सारी चीज़ें होंगी, एक तो आप हेल्दी रहेंगे, दूसरा कम व्हीकल ट्रांसमिशन होगा, है ना, तीसरा आपकी मेंटल हेल्थ सुधरी रहेगी, क्योंकि आप व्हेन यू वुड स्टेप आउट ऑफ योर होम्स, ऑफ कोर्स यू वुड इंटरैक्ट, यू वुड बिकम मोर सोशल। ओके, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स गेट केटर्ड टू दिस वे। और साथ ही में देखिए जूनोटिक डिसीजेस, अगर आप देखिए वेजिटेरियन डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट बेस्ड डाइट को अगर आप प्रमोट करेंगे तो इट इज़ गुड ओनली, क्योंकि आप बेसिकली जो एमिशंस जो रेड मीट को बनाने में, मिल्क प्रोडक्शन में हो रहे हैं, उसको रिड्यूस करेंगे, बेसिकली वीगन डाइट हो गई है तो। एंड प्रिवेंट डाइट रिलेटेड डेथ्स बिसाइड सब्सटेंशियली। अब देखिए क्या है, जूनोटिक डिसीजेज क्यों हुई है? क्योंकि आपने एक्सोटिक इस तरह के फिश फूड खाए, सी फूड खाया, है ना। तो जब आप इस वीगन डाइट को प्रमोट करेंगे या फिर प्लांट बेस्ड डाइट को प्रमोट करेंगे, तो जूनोटिक डिसीजेस का भी जो बेसिकली आप कह सकते हैं रिस्क है वो कम हो जाएगा। व्हाट डज द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट से अबाउट इंडिया सिटीज? अब देखिए अर्बनाइजेशन में जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक GS2 में क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो अर्बनाइजेशन पे आपको क्या लिखना है? GS2 GS3 दोनों। अर्बनाइजेशन का अगर लोकल गवर्नेंस पे आता है तो GS2 में आएगा। वैसे एक जो इम्पैक्ट है
GS3 में भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है, दैट इंडिया वुड नीड टू इन्वेस्ट $840 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो मतलब आपको हर साल $55 बिलियन लगाने हैं अगर आपने क्या करना है, अगर आपने अपनी फास्ट ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन की डिमांड्स को मीट करना है। ये कौन सी रिपोर्ट कहती है? वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट, फाइनेंसिंग इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, constraints to commercial financing and prospects for policy action, ठीक है। तो बेसिकली बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि लेवरेज किया जाए ग्रेटर प्राइवेट और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को, ताकि आप फाइनेंशियल गैप्स को ब्रिज कर सकें। अब देखिए ये कुछ भी नहीं है जो आप 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं ना। सबसे बड़ा जो डेफिशिएंसी क्या है पंचायती राज में, कि उनके पास रेवेन्यू नहीं है खुद का। जब खुद का रेवेन्यू नहीं होगा तो फिर आप अच्छे इनिशिएटिव्स लोगे कैसे वेलफेयर के लिए? तो वही यहाँ पे भी है, अगर रिसोर्सेज पंचायती राज के पास नहीं है तो रिसोर्सेज अर्बन लोकल बॉडीज के पास भी नहीं है, ठीक है। यही सबसे बड़ा कॉन्स्ट्रेंट है। तो बेसिकली अगर हम मोस्टली अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें इंडिया में, ये तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अगर हम इंडिया में बात करें, उसको फिनेंस कौन करता है? इंटर गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफर्स होते हैं, मतलब यूनियन गवर्नमेंट आपको ट्रांसफर करेगी पैसा, लेकिन वो टायर्ड है, मतलब वो इसीलिए ट्रांसफर करेगी अगर आप नई टैप फैसिलिटीज बनाएं, नई पावर फैसिलिटीज एस्टैब्लिश करें इस पैसे से, तभी आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज ऑफ द फिनेंसेस नीडेड टू फंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स फॉर इंडियन सिटीज 48% इज डिराइव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स का खुद का एक्सपेंडिचर जो है उसमें से 48% निकाला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, 24% आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो कम आता है। बहुत लोगों को ये बहुत बड़ा भ्रम है कि सबसे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है अर्बन सिटीज के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। और 15% आता है अर्बन लोकल बॉडी के खुद के सरप्लस से, जो बिल्कुल कम है। अगर आप उनको देखिए, जब तक फिनेंसेस नहीं आते ना, जब तक आपके पास फाइनेंशियल माइट नहीं आती, तब तक आप असल रूप में इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस नहीं बन सकते। कह को ऑटोनोमसली गवर्न करते हैं ये लोकल गवर्नेंस, तो गवर्नेंस तो तब तक पॉसिबल नहीं है जबकि पास खुद के रेवेन्यूज ना हो। तो आप देखिए ये चीज, ठीक है। बाकी जो रेस्ट है, जो बचा हुआ खर्चा, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP प्रोजेक्ट्स जो होते हैं 3%, कमर्शियल डेट जो कंपनीज डेट आपको लोन देती है 2%, या फिर लोन्स जो आते हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से हुड को 8%, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बात की गई है। अगर हम बात करें रिपोर्ट ओवरऑल फंडिंग के बारे में, वो रिपोर्ट कहती है कि ओवरऑल फंडिंग बेस जो है, यानी कि देखिए बेस कौन कौन लोग आपको बेसिकली पे करेंगे, कितना पे करेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्ट्रेंथन कीजिए, बढ़ाइए, एक्सपैंड कीजिए, क्योंकि इट इज वेरी लो, ठीक है। बहुत वीक फिस्कल परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है सिटीज की, ठीक है। ब्रॉडली द ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज आर्ग्यूड दैट लो सर्विस चार्जेस फॉर, अब क्यों इनका फिस्कल बेस इतना लो क्यों है? क्योंकि ये उतना चार्ज ही नहीं करते, म्यूनिसिपल सर्विसेज दे रहे हैं लेकिन उससे उतना रेवेन्यू ही नहीं क्रिएट कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सब्सिडाइज इतना है, पानी सब्सिडाइज है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज है, सब कुछ सब्सिडाइज है, तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तो कौन सा नए इनिशिएटिव आप ले पाओगे? वही घिसे पिटे दो चार जो हर करे कुछ नया तो कर ही नहीं पाओगे आप अपने म्यूनिसिपल डिस्ट्रिक्ट के लिए। It goes to the extent that ये रिपोर्ट कहता है, ठीक है, that the urban bodies are unable to recover operations and maintenance costs, thus constraining their ability to further execute projects. In a related context, the report states that the city agencies have been unable to expand their resource and funding base to support private financing for services such as water supply, sewage networks, bus services, as they are highly subsidized. Yes, फ्री बस ट्रेवल, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ तो इसको बढ़ाया जाए। और कौन से हैं जनरल रेवेन्यूज़? क्या होते हैं अर्बन लोकल बॉडी के? हाउस टैक्स है ना, जो आपने हाउस खरीदा उसके ऊपर टैक्स, जो वैसे प्रॉपर्टी टैक्स भी कहते हैं वो बहुत लोग, अगर हम प्रॉपर्टी का एक छोटा सा पार्ट है हाउस टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे यहाँ पे लिखा है। इवेंट्स होते हैं बहुत सारे, मेला लगा है तो उसकी फीस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जाएगी, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। एडिशनली एज फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इट स्टेट्स दैट द रेवेन्यू शेयरिंग डिज़ाइन, अब रेवेन्यू शेयरिंग डिज़ाइन बहुत ऐसा है कि आप पहले तो कहते हैं अपनी प्राइवेट काउंटर पार्ट को, सरकार कहती है कि हाँ बहुत ईजी होगा सब कुछ एंड वी विल एक्चुअली बी सपोर्टिंग यू। अगर कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना जो रिस्की है, तो उनको पहले थोड़ा सा वो देनी पड़ेगी कि ओके दिस इज़ अ रिलायबल प्रोजेक्ट, अगर कोई नुकसान होता है तो हम भरपाई करेंगे, लेकिन आपका फिर बीच में छोड़ देते हैं या उन्हें पता ही नहीं चलता। तो दिस हैज़ टू चेंज। अब प्रपोज सोल्यूशंस क्या है? द सेंट्रल आइडिया कि भाई फिजिकल बेस आप इम्प्रूव कीजिए, जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके लिए चार्जेस ठीक रखिए और इस तरह की चीज़ें। Troops in eastern Ladakh gets 3D printed habitats and defenses.
तो 3D प्रिंटिंग तो आपको पता ही है, हम ये चीज़ बहुत पहले भी देख चुके हैं कि जिसमें बेसिकली क्या होता है कि आप ब्रिक्स वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, आपने सारा, जैसे अगर हम ऑर्गन प्रिंटिंग की बात करते हैं तो उसमें आपने क्या किया, सारा मटेरियल जो है सेल्स वगैरह और जो फ्लूइड ये सब कुछ हमने ले लिया, उसका एक घोल बनाया। और इसी में क्या होता है, बाकी जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जो आईटी मद्रास के कैंपस में हमने देखा था कि सबसे पहला जो घर बना था आईटी मद्रास के कैंपस में, उनका एक स्टार्टअप था, उन्होंने बनाया था। तो ये 3 से 4-5 दिन में 4 से 5 दिन में तैयार हो जाता है एक घर, क्योंकि लेबर इतनी कम है। मिनिमम 2-3 इन्होंने लोगों ने लगना है, बाकी तो मशीन ने करना है जो करना है। डिज़ाइन करिए, फिर एक ही मटेरियल को डालें मशीन में और वो बेसिकली बना देगा अपने मोल्ड से। ठीक है, तो अब ये हमने अब डिफेंस में देखा है, विच इज़ ऑफकोर्स वेरी ग्रेट, क्योंकि वहाँ पे आप घर बना रहे हैं, फिर तोड़ रहे हैं, कितने दिन लगेंगे, इतना तो टाइम ही नहीं होता, तो इट इज़ गुड। तो जो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स हैं बेसिकली हमारी आर्मी के, वो दे हैव बीन यूजिंग 3D प्रिंटिंग to construct 22,000 temperature controlled relocatable habitat in the high altitude areas, ये सोर्सेज ने बताया है। और ना ही सिर्फ इन्होंने घर 3D प्रिंट किए हैं, बल्कि बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स भी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, क्योंकि ऑफ कोर्स देखिए बहुत ज़रूरी है घर बनाना, क्योंकि चाइनीज़ भी बहुत सारे अपने घर इस तरह से हमारे टेरिटरी में आके बनाने लगे थे। 8 बॉडीज रिट्राइव फ्रॉम मिजोरम क्वारी साइट। अब देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो कुछ आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, लेकिन ऐसा हुआ है कि एक प्राइवेट फर्म थी जो एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही थी, क्योंकि उन्होंने हाईवे को एक एक्सपैंड करना था, जो बेसिकली नाथियाल टाउन को डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से लिंक करता था। लेकिन उसमें बेसिकली 12 लोगों में से 12 लोग ट्रैप हो गए क्वेरी में माइनिंग की, लेकिन उसमें से 8 लोगों को बेसिकली निकाला गया है। बट दिस इज़ ऑफ कोर्स वेरी सैड कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। there has to be some safeguards. Third edition of No Money for Terror Forum to discuss crowdfunding of terrorism. What is crowdfunding of terrorism? अब देखिए ये जब होगा ना NMFT 2022 में से डिटेल में तब डिस्कस करेंगे, जो नवंबर 18 और 19 को होने वाला है। अभी तो हम इतने टाइम से यही देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी, टेरर फाइनेंसिंग, जो UNSC का भी रिसेंट समिट हुआ काउंटर टेररिज्म पे, हमने वो भी देख लिया। ये सब कुछ FATF जो बेसिकली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया, सब कुछ टेररिज्म पे इम्पोर्टेंट है। ओके पर अब क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के माध्यम से बेसिकली कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा इस तरह की क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स को रन करे जाना और उनसे बोलना कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो तो यही कहते हैं कि आप बेसिकली अपने कॉज के लिए लड़ रहे हैं, तो कॉज के लिए पैसा डोनेट कीजिए। इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे, डार्क वेब पे जो पनप रही हैं, इनको क्राउड फंडिंग इन द सेंस कॉमन पीपल लाइक यू एंड आई, they are donating for funding such terror acts to take place. So this is wrong and this must be dealt with. In Israel, and of course we will be having negotiations or discussions over this particular topic at this event. In Israel's foreign policy calculus, Iran looms large. अब हम देखते हैं कि क्यों बेसिकली इजराइल रशिया को कंडेम नहीं कर रहा। आप तो दोस्त हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वाई? तो देखिए इससे पहले कि मैं कुछ और आपको बताऊं, ये हम आर्टिकल डिस्कस करें, आप जब भी सीरिया पढ़ते हैं ना, सीरिया इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है सीरिया के सिविल वॉर का कि मतलब आप उसमें जितना पढ़े उतना कम है और उतना कंफ्यूजिंग है वो। तो उस सीरिया में ना बेसिकली 4+1 एक अलायंस कोलिजन कुछ भी कह सकते हैं, एक है 4+1 क्या है? 4 तो है, एक है रशिया, दूसरा है ईरान, तीसरा है इराक और चौथा आई थिंक रशिया, इजराइल और चौथा खुद सीरिया। ठीक है, तो ये 4 हो गई कंट्रीज, रशिया, ईरान, इराक और सीरिया। +1 क्या है? लेबनन में, लेबनन भी आपको पता है इजराइल का नेबर ही है। ठीक है, तो लेबनन जो उसका नदर नेबर है, तो लेबनन में हिजबुल्लाह जो एक मिलिटेंट ग्रुप है, हिजबुल्लाह को कौन फंड करता है? ईरान। इट इज़ एन इरानियन बैक्ड ग्रुप। तो 4+1 आप देख सकते हैं कि रशिया किसको फेवर करता है? ईरान को। ठीक है, तो ईरान को फेवर करता है। बस आपके लिए अभी इतना जानना जरूरी है, अब हम बाकी देखते हैं क्या लिखा है। ओके, कंटिन्यूइंग न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब देखिए इजराइल का ये कहना है कि ईरान हमारे लिए सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ क्यों है, हमारी डिप्लोमेसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी बार बार ईरान को इतना सेंटर स्टेज पे क्यों रखती है? क्योंकि एक तो वो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम चला रहे हैं अपना, कहते हैं वो लोग कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने का, पर हमें सब पता है कि वो कर लेंगे, अपना थ्रेशोल्ड मीट कर लेंगे, कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे यूरेनियम को। और वियना टॉक्स का तो कुछ अता पता है नहीं है, पता नहीं अब क्या होगा, है ना। दूसरा, सपोर्ट फॉर मिलिटेंट ग्रुप्स इन द रीजन सच एज हिजबुल्लाह, उनके नॉर्दर्न नेबर लेबनन में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना, कभी भी बॉर्डर लांग के आ सकते हैं वो। तीसरा, डायरेक्ट मिलिट्री असिस्टेंस फॉर रशिया
इन द यूक्रेन वॉर में रशिया का आपने हेल्प किया, उनको कितने सारे ड्रोन्स आपने दिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली ईरान इज लाइक इट कंटिन्यूज टू फ्लेक्स इट्स मसल्स, यानी कि वो दिखाता रहता है दैट आई एम स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट, ना ही सिर्फ वेस्ट एशिया में बल्कि बियॉन्ड दैट। तो इजराइल सीज इट एज अ सर्वाइवल चैलेंज, ठीक है, क्योंकि अगर देखिए उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो इसराइल को खत्म कर सकता है कभी, वैसे तो ऐसा नहीं होगा बट स्टिल यू नेवर नो, ओके। तो जो गाजा स्ट्रिप है वहाँ पे इस्लामिक जिहाद इनका कहना है चलाती है ईरान, और हिजबुल्ला जो लेबनान का है, या फिर शिया मिलिशियाज सीरिया में। अब देखिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ईरान है ना, ईरान इराक को सपोर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है, ठीक है, शिया मेजॉरिटी। और इराक में भी वो लोग, इराक में वैसे सुन्नी बहुत सारे हैं लेकिन वहाँ की जो सरकार है वो शिया है, एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ दे मेक श्योर कि उनका डोमिनेंस ईरान में बना रहे। तो ईरान एंड इराक आर फ्रेंड्स, ओके, सो दैट इज दैट, ठीक है। तो बेसिकली सीरिया क्या है, सीरिया में भी ईरान क्या करता है, प्रॉक्सी वॉर रन कर रहा है ईरान, किसके खिलाफ, प्रॉक्सी वॉर, ईरान और इजराइल एक आप कह सकते हैं परमानेंट वॉर में है, पता नहीं कितने सालों से। तो एक प्रॉक्सी वॉर, अपनी प्रॉक्सी क्या होता है, यानी कि अपनी कंट्री में आप लड़ोगे नहीं, अपने क्यों ट्रूप्स को आपने गंवाना या फिर अपने क्यों अपना लॉस करना, आप प्रॉक्सी वॉर लड़ो। आप क्या करो, आप बाकी कंट्री के किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को आप सपोर्ट कर दो, दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप को आपका जो एनिमी है वो सपोर्ट कर देगा, और दोनों को लड़वाओ आपस में, ठीक है, उनकी जीत हमारी जीत, जो आपका मेंबर जीत गया। तो यही बेसिकली ईरान करता है सीरिया में, ये बैक करते हैं वहाँ के शिया मिलिशियाज को, ठीक है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सीरिया में ईरान ने खुद के बनाए हुए हैं, और सीरिया भी दोस्त है ईरान का, हमने तो देख ही लिया 4+1 इनका कॉन्ड्रम है। अब इजराइल क्या करता है, इजराइल भी वहाँ पे प्रॉक्सी वॉर रन करता है, वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स करवाता रहता है, और ईरान की सेटअप की हुई जितनी बिल्डिंग्स हैं उनको स्ट्राइक करता रहता है। लेकिन यहाँ पे जो रशिया है ना, इनका जो एयर स्पेस है, सारी फ्लाइट्स जो सीरिया के ऊपर चलती हैं वो सब रशिया कंट्रोल करता है। तो अभी तक तो जितनी एयर स्ट्राइक्स हो रही है ना, इजराइल जो करवाता है, तो उसको कुछ कहता नहीं, वो आंखें बंद कर लेता है देख के कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर अब इतना फेवर जो ईरान ने दिखा दिया रशिया के प्रति, तो अभी तक तो वो आंखें बंद कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड कि रशिया रिवॉर्ड करेगा ईरान को उनका साथ देने के लिए, है ना, यूक्रेन वॉर में, ठीक है। तो बेसिकली इजराइल जो एयर स्ट्राइक्स कर रहा था, अब एयर स्पेस तो रशिया होल्ड करता है, वो एयर स्ट्राइक्स नहीं हो पाएंगी, ईरान जीत जाएगा, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, ये है वो है। तो ये बेसिकली इंस्टेबिलिटी का कारण है, ना ही सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि जो इनका इजराइल के साथ रिश्ता है वहाँ भी, ठीक है। और उससे बियॉन्ड ओके, दिस इज नॉट समथिंग इम्पॉर्टेंट, जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको पूरी समझा दी है। इसीलिए इजराइल बेसिकली आपको दिख जाएगा रशिया की वॉर पे कुछ ना फालतू बोलता हुआ। फॉर्मर चाइनीज इन्वॉय टू इंडिया अपॉइंटेड वाइस फॉरेन मिनिस्टर। तो आपको याद होगा हमने बहुत रिसेंटली इनका जब टेन्योर खत्म हुआ, जो 3 साल का हमने डिस्कस किया था, सुन विडोंग, अब ये वापस चले गए हैं। अब वापस जाके इनको बना दिया गया है वाइस फॉरेन मिनिस्टर। तो इनकी बेसिकली बॉस कौन होंगे, फॉरेन मिनिस्टर चाइना के, उनका नाम है वांग यी, जिनको आप जानते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा ही होता है, जो इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, तो वी आर अ वेरी प्रोमिनेंट नेबर ऑफ चाइना, तो हमारे यहाँ पे जो इस तरह का एम्बेसडर होता है वो अपना टेन्योर असाइनमेंट पूरा करने के बाद उनको बना देते हैं वहाँ का वाइस फॉरेन मिनिस्टर। तो इंडिया रिलेटेड जितने भी अफेयर्स होंगे वो सुन विडोंग जा जाके बताएंगे, सजेस्ट करेंगे अपने वांग याई को, ठीक है। तो यूएस, यूके और जापान 3 और साथ में कंट्रीज हैं जिनके एम्बेसडर्स बेसिकली वाइस मिनिस्ट्रियल रैंक जिन्हें दी जाती है, ओके। तो ये चीज़, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना होल्ड रेयर समिट। तो फाइनली आपको पता है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मिले हैं किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ, एल्बनीज के साथ। कहाँ पे, G20 समिट के साइडलाइंस पे। तो बेसिकली इन्होंने बस ये बोला है चाइनीज प्रेसिडेंट ने कि हम होप करते हैं कि हम इम्प्रूव करें, डेवलप करें जो हमारा रिश्ता इतना ख़राब हो गया है उसे। और एल्बनीज ने भी कहा कि मीटिंग पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थी। अब दोनों इतने बड़े दुश्मन, उसमें किसी भी तरह का बातचीत होना इज अ डिप्लोमेटिक शिफ्ट। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।